गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 5 जुलाई 2024 और हम लोग करने वाले हैं प्रेप पॉइंटर्स। मेरा नाम सितेंद्र चौधरी है और आज 5 टॉपिक्स मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार टॉपिक्स की लिस्ट देख लेते हैं। व्हाइट पेपर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर में बहुत बार आपने सुना होगा कि जो अपोजिशन होती है वो गवर्नमेंट से हमेशा एक व्हाइट पेपर को रिलीज करने की बात करती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या होता है व्हाइट पेपर, क्यों इसकी डिमांड की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ मिलता जुलता एक टॉपिक है जो हमारा अग्निवीर स्कीम के बारे में है, जो अग्निपथ के बारे में है, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग यह डिमांड अभी अपोजिशन के द्वारा सरकार से की गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा घड़ियाल को लेकर एक छोटी सी न्यूज़ है। तो यू नो वेरी वेल, हमेशा प्रीलिम्स में वो स्पीसीज ओरिएंटेड एक दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। कोई नया कहीं पे डिस्कवर किया गया हो या कहीं पे स्पॉट किया गया हो, कोई बहुत क्रिटिकल हो, किसी का स्टेटस चेंज हो गया हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमेशा आपको एग्जाम में एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से वो पूछता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। एंजल टैक्स क्या होता है, इकोनॉमी वाले सेक्शन से टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, कुछ ना कुछ छोटी टर्म देगा आपको। एंजल टैक्स के बारे में आज हम बताऊंगा वो क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है। साइक्लोन फ्रेडी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये अभी तक का दुनिया का सबसे यूनिक साइक्लोन रहा। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि प्रीलिम्स में यहां से आपसे सवाल पूछ सकता है। हेलो ऑर्बिट क्या है, और इसके साथ साथ जो इंडिया का आदित्य जो सैटेलाइट है, जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसी के रिलेटेड जो है हेलो ऑर्बिट है। तो साइंस एंड टेक या साइंस वाले सेक्शन से हमेशा एक आध क्वेश्चन यूनिवर्स या इस तरह के जो ऑर्बिट्स होते हैं, मिशंस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो की टर्म्स होती हैं, यहाँ से हमेशा आपसे सवाल पूछता है। लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं वो थोड़ा सा, अगर आज आए होंगे कई दिन के बाद, ये पहली बार आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोगों ने अपना पैटर्न चेंज किया है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू जैसे हम लोग रोज आर्टिकल वाइज जाते थे, उस वो जाने की बजाय हम लोग डेली 5 से 6 आर्टिकल्स अलग अलग सोर्सेज से हम लोग पिकअप करेंगे। यहाँ पे एडिटोरियल हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, और ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करेंगे। इसका मतलब हम लोग फैक्ट बेस्ड डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं करेंगे। मेंस के लिए अलग से वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, जिसमें 3 से 4 वीडियो हफ्ते में इन डेप्थ एनालिसिस के साथ अपलोड की जाएंगी। तो मेंस आप वहां पे फोकस कर सकते हो। ये इनिशिएटिव हम लोगों ने इसीलिए चेंज किया है ताकि आपकी जो स्पेसिफिक स्टडी हो सके। कुछ बच्चे जो ज़्यादातर प्रीलिम्स ओरिएंटेड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या फिर जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनके लिए वीडियो हो सकती है। जो स्टूडेंट्स मेंस ओरिएंटेड अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स को अपडेट करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं किसी टॉपिक की, उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो चैनल पे आप बने रहें, ये सब आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा फीडबैक भी देते रहें कमेंट सेक्शन में। जैसे कल एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये जो अनोटेशन होती है ये आप जरूर इंक्लूड करें, इससे कंसंट्रेशन बनती है। तो आज मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। थोड़ा सा मुझे टू बी ऑनेस्ट ना, आज स्लाइड का कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो कल इसको मैं डेफिनेटली चेंज करूंगा। बट एनीवेज ये छोटी छोटी चीजें हैं, मेन चीज पे जो है फोकस करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। तो देखिए जरा, व्हाइट पेपर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बार आपने ये सुनने को मिलता होगा कि पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से बाहर भी अपोजिशन सरकार को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बारे में प्रेशर बनाने की कोशिश करती है कि आप व्हाइट पेपर लेके आइए। तो ये व्हाइट पेपर क्या होता है, जिसे हिंदी में श्वेत पत्र बोलते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इतना ज्यादा इसकी डिमांड क्यों की जाती है, और अभी क्यों की गई है। देखिए मुद्दा तो ना ये एक केस से बड़ा था। देयर वॉज एन अग्निवीर, अभी JNK की उनके अंदर उनकी डेथ हो गई, एंड कंपनसेशन की बात हो रही है बेसिकली। और क्योंकि जब अग्निपथ स्कीम आई थी तो उसके अंदर ये एक रूल बनाया गया था कि अगर किसी अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो उसको कंपनसेशन में जो है पैसा मिलेगा, विच इज 1 करोड़ रुपीज, और इट मे बी इवन वन मोर देन 1 करोड़। अगर आप इंश्योरेंस और कंपनसेशन को मिला दोगे तो ये 1.5 करोड़ से आसपास बनता है। तो भी एक अनफॉर्चुनेटली शहीद हो गए, मार्टिर हो गए, और उसको लेके अभी पार्लियामेंट में एक काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, और सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि आपने उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया है, और सरकार से डिमांड की गई है अपोजिशन के द्वारा कि आप अग्निपथ स्कीम के ऊपर एक व्हाइट पेपर लेके आए। तो ये व्हाइट पेपर क्या होता है, डिटेल मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, न्यूज़ में क्यों था, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, इशू के बारे में पूछता है, टॉपिक के बारे में पूछता है। तो क्या होता है व्हाइट पेपर, तो व्हाइट पेपर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो किसी भी जो पब्लिक इंटरेस्ट का कोई स्कीम होती है, कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई मिशन होता है, उसकी इन डेप्थ बैकग्राउंड, इन डेप्थ डिटेल, जिसमें हर प्रोविजन के बारे में डिटेल्स होती हैं, वो होता है इस
व्हाइट पेपर के अंडर में। इसे व्हाइट पेपर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक व्हाइट कलर के पेपर में, बल्कि ये एनवेलप में इसको फोल्ड किया जाता है, वो जस्ट बेसिकली इसका नाम होता है। तो बेसिकली कोई गवर्नमेंट लेजिस्लेशन होता है, या जो गवर्नमेंट के द्वारा लेजिस्लेशन प्रपोज किया जाता है, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती है जिसके ऊपर जो आम आदमी है उसको इन्फॉर्म करना है, उसको एजुकेट करना है, उसके लिए व्हाइट पेपर गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। तो बेसिकली प्रॉपर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है। व्हाइट पेपर के अंदर जो चीज मेंशन की जाती है, इसका मतलब बहुत लीगल होती है, लीगल होती है। सो ये जो है किया जाता है टू हाईलाइट द न्यू पॉलिसी, गेन सपोर्ट, गेज पब्लिक रिएक्शन एंड ऑल दैट, है ना। मतलब सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लॉन्च करना चाहती है जो सरकार को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, और सरकार चाहती है देखना कि भैया जनता इसको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, या फिर जनता को एजुकेट करना चाहती है, तो उस केस में ये इशू आराम से किया जाता है। तो ये तो थोड़ा सा आपको व्हाइट पेपर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अग्निपथ स्कीम के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता चलूं, क्या है, वैसे तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। 2022 के अंदर अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया था। अग्नि स्कीम पर लॉन्च करने के कई सारे पर्पज हैं, लेकिन एक बेसिक पर्पज वो ये है कि एवरेज जो एज है हमारी डिफेंस फोर्सेस की, उसको कम करना है। राइट नाउ हमारी जो डिफेंस फोर्सेस की एवरेज एज है दैट इज अराउंड 36 ईयर्स। तो अगर अग्निपथ स्कीम कई साल तक लागू रही तो यह जो एवरेज एज है दैट कैन बी बिटवीन 24 to 26। तो एक यंगर डिफेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो हम लोग लेके आए। हालांकि देयर कैन बी अदर रीजंस ऑल्सो। तो इसमें जो 17.5 से लेके 21 ईयर का एक क्राइटेरिया होता है, इसी बीच के गर्ल्स और बॉयज इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 21 ईयर से ज्यादा हैं तो फिर आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी भर्ती होंगे, रिक्रूट होंगे अग्निवीर्स, उनमें से जो 25% हैं वो नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए वो परमानेंट जॉब पे जाएंगे। जो 75% हैं उनको वापस भेज दिया जाता है। हालांकि उनको पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट मिलती है और बहुत सुविधाएं मिलती हैं। कई सारी जो दूसरी सर्विसेज होती हैं उनमें इनके लिए एक काइंड ऑफ रिजर्वेशन होता है, लेकिन यस, सिर्फ 75% को ही आगे परमानेंट भेजा जाता है, और सॉरी 25 को परमानेंट भेजा जाता है, 75 जो है वो वापिस आ जाते हैं। दैट इज बेसिक इंफॉर्मेशन, लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द अग्निपथ स्कीम। और ये अग्निपथ स्कीम क्योंकि टॉपिक बहुत ब्रॉड है, तो आई कैन अश्योर यू कि इसके लिए हम लोग डेफिनेटली मेंस ओरिएंटेड एक एनालिसिस भी जरूर करेंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन डिमांड करता है। इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक में जो कि मेंस ओरिएंटेड होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, जो कि है घड़ियाल के बारे में। न्यूज़ में क्यों आपको मैं बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्रा रिवर में, आसाम में, काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में 3 साल से एक अकेली फीमेल घूम रही है, उसका कोई साथी नहीं है, ना कोई दूसरी फीमेल क्रोकोडाइल है, ना कोई मेल क्रोकोडाइल है। तो अभी एक प्रपोजल आया है कि इसको कंपनी देने के लिए किसी मेल क्रोकोडाइल को वहां पे इंट्रोड्यूस इसके साथ किया जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था। अब यह सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन न्यूज में घड़ियाल है, यहां से सवाल आपके पास आ सकता है। स्पीसीज ओरिएंटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है गैविलियस गैंगेटिकस, आपने याद रखना है। फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, ऑब्वियसली रिवर में मिला है तो फ्रेश वाटर ही होगा। और क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र में मिला है, ब्रह्मपुत्र एक डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर होती है, ये आपने याद रखना है कहां पे ये घड़ियाल पाया जाता है। इसकी अपीयरेंस बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। पिक्चर दिखाता हूं आपको, ये देखिए जरा। तो इसका जो मुंह होता है वो एक ऐसे स्नाउट होता है, ऐसे आगे की तरफ इलोंगेटेड लंबा होता है, ताकि वो फास्ट फ्लोइंग वाटर के अंदर मूव कर सके प्रॉपरली। लेकिन जो सबसे खास बात होती है इसके अपीयरेंस की, वो ये होती है, इसके स्नाउट के एंड में ये एक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है जो कि दिखने में घड़े जैसा लगता है, और इसीलिए इसका नाम घड़ियाल रखा हुआ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। एक वर्ड यूज किया जाता है डायाफॉर्मिज्म। कई बार एग्जाम में पूछ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज और ऑर्गेनिजम्स शो एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ डायफॉर्मिज्म। सवाल ऐसा आ सकता है, क्या होता है डायफॉर्मिज्म? डायफॉर्मिज्म का मतलब होता है जब किसी स्पीसीज की मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंसेस होते हैं इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इन देयर लुक्स, उसे डायफॉर्मिज्म बोलते हैं। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो जो मेल है घड़ियाल में वो 5 to 7 मीटर लेंथ तक जा सकता है, लेकिन जो फीमेल होती है वो 4 to 6 मीटर तक रहती है, थोड़ी छोटी रहती है। तो इसलिए डायफॉर्मिज्म यहां पे इसको बोला गया है। जो ये ऊपर दिखाया था मैंने आपको नजर आता है, इसे घड़ा बोलते हैं बेसिकली, इसके लिए इसका जो है वो नाम रखा गया है। इसके कई सारे यूज होते हैं। घड़ा ऐसे फालतू में नहीं है, नेचर में हार्डली
कोई चीज़ ऐसी ऐसी होती है जो अननेसेसरी होती है, तो मोस्टली चीज़ें तो यूजफुल ही होती हैं। तो घड़े के कई सारे फंक्शन होते हैं। ये क्रोकोडाइल की नोस्ट्रिल्स, जो यानी कि नाक वाले जो छेद होते हैं, इनको कवर करता है, जिसकी वजह से ये एक लाउड बजिंग साउंड बनाता है। और कई बार जो दुश्मन होते हैं उनको डराने के या उनको भगाने के काम में भी आता है, ठीक है। और ये जो साउंड करते हैं घड़ियाल, ये साउंड बेसिकली कई बार फीमेल्स को मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो काफी फंक्शन है बेसिकली इसके, ठीक है। तो जैसे हिमेश रेशमिया में होते नहीं थे, वो नाक से बोलते थे, तो कहीं ना कहीं वैसा ही ये फंक्शन करता है और बड़ी सुरीली बढ़िया आवाज निकालता है, हमारे लिए तो नहीं लेकिन फीमेल्स के लिए। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो देखिए ऑब्वियसली बात है, जब रिवर में बहुत ज्यादा वाटर होगा तो रिप्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब ड्राई सीजन होता है, जब नदी के किनारे दोनों साइड में सैंड होता है, जो स्टीप सैंड होती है, मतलब जैसे रिवर है तो ये स्टीप स्लोप है, यहां पे जाके जो है वो अंडे दिए जाते हैं फीमेल्स के द्वारा। स्टीप सैंडी रिवर बैंक्स याद रखना है। एक बार अंडे देने के बाद 70 टू 80 डेज के लिए उनको ले किया जाता है, उसके बाद उनमें से छोटे छोटे क्रोकोडाइल निकलते हैं। ये जो क्रोकोडाइल होता है घड़ियाल, बेसिकली घड़ियाल जो होता है वो सिर्फ इंडिया और नेपाल में पाया जाता है। गंगा की 3 ट्रिब्यूटरी हैं, जिनमें से 2 ट्रिब्यूटरी इंडिया में है, चंबल और गिरवा रिवर। एक ट्रिब्यूटरी नेपाल में है जिसका नाम है राप्ती नारायणी। तो इन 3 रिवर के अंदर ये पाया जाता है, इतना आपने यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फूड हैबिट्स क्या है, कार्निवोरस होता है, घास पत्ती वत्ती नहीं खाता, ये मीट खाता है प्रॉपर। हाँ, जो छोटे जो जुवेनाइल जो क्रोकोडाइल्स होते हैं या फिर जुवेनाइल जो घड़ियाल होते हैं, वो छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह भी, कभी कभी फ्रॉग्स वगैरह को भी खा लेते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन का स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में दिया गया है, शेड्यूल 1 में, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको दिया गया है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में होती है। इन चीजों के ऊपर तो रट्टा मार लिया करो, पूरी तरह से क्राइमिंग करने की जरूरत है। थ्रेट लगभग सबके सेम ही होते हैं, क्योंकि हम लोग आजकल ओवर फिशिंग कर रहे हैं भैया, ह्यूमन पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, फूड डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है, तो जब हम लोग सारी ही फिश को बाहर निकाल लेंगे, इनके लिए कुछ बचता ही नहीं है। उसके बाद अलावा इनके अंडे चोरी कर लिए जाते हैं, अंडों को हार्वेस्ट किया जाता है, पोचिंग होती है, इनकी मीट के लिए होती है, स्किन के लिए होती है, दवाइयों में इसका यूज किया जाता है। तो काफी हालत बेसिकली हमारे यहाँ पे खराब है। कंजर्वेशन के लिए कई सारे एफर्ट्स जो है वो लिए जा चुके हैं। जैसे हमारे पास नेशनल चंबल सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर, चंबल रिवर में। उसके अलावा एक घड़ियाल रिजर्व उत्तर प्रदेश में जो है वो बनाया गया है, मध्य प्रदेश में बनाया गया है, राजस्थान में बनाया गया है। उसके अलावा हमारा जो एक ब्रीडिंग सेंटर भी है, कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर इन लखनऊ, जहाँ पे ब्रीड किया जाता है, उसके बाद इनको रिवर में छोड़ दिया जाता है। उसके अलावा WWF और इंडिया का जो WWF का इंडियन ऑफिस है, उन्होंने भी एक हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मेरठ में है, यहाँ पे कुछ घड़ियाल को री इंट्रोड्यूस करने की बात कही है, जैसे हम लोग ने चीताज को री इंट्रोड्यूस किया था उसी तरह से। तो ये कुछ कुछ घड़ियाल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। थोड़ा आगे बढ़े, बहुत मजेदार एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ आपको यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। देखिए क्या होता है ना, जब जब लड़ाई होती है, वॉर होता है, बैटल होता है, तो किसी सोल्जर की अगर हाथ कट जाता है या वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, मान लो किसी के बाजू पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो उसमें से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो कई बार उसको बचाने के लिए उसकी पूरी बाजू को काट दिया जाता है, जिसे एम्पुटेशन बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंसानों में यूज़ किया जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। अभी तक किसी नॉन ह्यूमन एनिमल में इसको नहीं देखा गया था, लेकिन पहली बार आंट्स के अंदर, कुछ खास आंट्स हैं जो कि फ्लोरिडा अमेरिका में पाई जाती हैं, उनके अंदर ये बिहेवियर देखा गया। जब उनके किसी साथी की, किसी कंपेनियन को बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं, वुंड हो जाता है, तो वो उसके बॉडी पार्ट को हटा के अलग कर देते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए आंट्स एक सोशल एनिमल है, जबरदस्त हायरार्की होती है और लार्ज सोशल गैदरिंग करता है। स्मार्ट होती हैं आंट काफी ज्यादा अपने साइज के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन ये भी वो कर सकती हैं, ये अभी तक किसको नहीं पता था। तो एक ऑब्जर्वेशन बेसिकली की गई है फ्लोरिडा में, तो इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ह्यूमंस के बारे में तो हमेशा से हमें पता ही था। तो कुछ क्या करती हैं, देखिए आंट्स अपने साथियों के वुंड को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए एफर्ट्स लेती हैं, ये तो हमें पता था, लेकिन भैया वो उसको बॉडी पार्ट को कट कर देंगी ये नहीं पता था। तो यूजली उनके मुंह से एक सलाइवा निकलता है जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये वुंड के ऊपर अप्लाई करती हैं। लेकिन ये वाली जो आंट हैं जो स्पेसिफिकली अभी देखी गई हैं फ्लोरिडा के अंदर, इनका नाम होता है फ्लोरिडा कारपेंटर आंट्स। इनके अंदर ये सलाइवा नहीं होता,
इसीलिए ये वुंड को चाट के उसको ठीक तो नहीं कर सकती, तो ये क्या करती हैं, उसको कट कर देती हैं, हटा देती हैं। आप यूट्यूब पे जाओगे तो आप किसकी बहुत शानदार एकदम ब्यूटीफुल वीडियो भी आपको मिलेगा, आप वो भी डेफिनेटली वहां पे जाके देख सकते हो। तो ये एक इसके अंदर बिहेवियर देखा गया है। फ्लोरिडा कारपेंटर आंट्स जो है इनका नाम है, वुडेड एरियाज में रहती हैं, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेशली फ्लोरिडा, वहाँ पे देखी जाती हैं। सोशल स्ट्रक्चर तो सभी आर्ट्स में होता है, खैर एक प्रॉपर लेबर ऑफ डिवीजन होता है, जैसे हमारी मधुमक्खियों में होता है ऐसे इनके अंदर भी होता है, जिसमें अलग अलग आर्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। खाती क्या है ये शुगर खाना इनको बहुत पसंद होता है, प्रोटीन फूड बहुत पसंद होते हैं, खासकर जो हनी होती है उसको बहुत अच्छे से प्यार से खाती हैं और मजे लेती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। एंजल टैक्स, एंजल टैक्स क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको मैं बताता चलो कि एंजल क्या होता है। जैसे मान लो मेरे दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अपने आइडिया पे बहुत भरोसा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो क्या होता है, अगर किसी और पर्सन को जिसके पास पैसा है, उसको अगर मेरे बिजनेस आइडिया में इंटरेस्ट है, उसको लगता है कि फ्यूचर में काम करेगा, तो वो अपनी प्राइवेट मनी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, बदले में वो मेरे बिजनेस में कुछ परसेंटेज ले लेता है। तो वो तो मेरे लिए एक एंजल जैसा हो गया ना, क्योंकि कोई भी मुझे पैसा नहीं दे रहा था, उसने पैसा दिया। तो दिस इज एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, स्टीव जॉब्स को मिला, मार्क जुकरबर्ग को मिला, मोस्टली अगर आप बिजनेस को देखोगे सबको कोई ना कोई एंजल इन्वेस्टर मिला है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आपको लगता है दुनिया बदल देगा, तो बस आप भी किसी एंजल इन्वेस्टर की तलाश में रहें, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में जाके अपने आइडिया को करवा लोगे, वो तो नहीं कर सकते ना आप, वो तो बहुत बाद की बात होती है। तो एंजल, अब मान लो आपके पास एक आइडिया है, आपको किसी एक पर्सन ने, सपोज जिसका नाम है रमेश, रमेश ने आपके आइडिया के अंदर सपोज करो 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हो सकता है ना, रमेश के पास बहुत पैसा हो, तो सरकार इस 10 करोड़ के ऊपर आपसे टैक्स लेती है, वो भी कितना, 30.9%, जो कि बहुत ज्यादा है। अरे भैया, अभी तो आपने बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया, प्रॉफिट भी नहीं कमाया, लेकिन सरकार आपसे टैक्स पहले ही ले लेती है। इससे क्या होता है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल खराब होता है। काफी समय से यह डिमांड की जा रही थी कि भाई सरकार से कि आप इसको हटा दें। अभी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने यह प्रपोजल दिया है कि शायद सरकार अभी इसको हटा सकती है, एंजल टैक्स को, इसीलिए बस ये न्यूज में था। तो एंजल टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है, जो कि अनलिस्टेड बिजनेसमैन होते हैं। अनलिस्टेड का मतलब होता है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होते हैं। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसका सेक्शन 56(2) उसके अंडर में बेसिकली ये लगाया जाता है। इसे कहते हैं एंजल टैक्स, और उनको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। इतना ही पढ़ना है। प्रीलिम्स में टर्म्स के रिगार्डिंग इसी तरह के सवाल आते हैं आपसे। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ें। साइक्लोन फ्रेडी, आप इसकी लोकेशन देखोगे तो भी आप थोड़ा हैरान रह जाओगे। साइक्लोन फ्रेडी नदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में जनरेट हुआ था, और यह उसके बाद वेस्ट की तरफ बढ़ता चला गया, पूरे साउथ इंडियन ओशन को क्रॉस करके ये मेडागास्कर पहुंचा, मोजाम्बिक पहुंचा, और सिर्फ पहुंचा ही नहीं, वहां पे इसने भयंकर फ्लड भी क्रिएट किया, पूरा डेवस्टेशन वहां पे इसने कर दिया। तो यूनिक क्यों है ये? यूनिक इसीलिए है कि WMO यानी कि वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया का आज तक का लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो कि 36 डेज के लिए कंटिन्यूस रहा, और सिर्फ कंटिन्यूस ही नहीं रहा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 36 डेज इसकी इंटेंसिटी, मतलब इसकी एनर्जी भी इंप्रूव होती रही, इसीलिए अपने आप में बहुत यूनिक है। ओरिजिनेट कहाँ हुआ मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, वैसे नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट है ये, लेकिन थोड़ा सा आगे भी ओरिजिनेट हुआ था, तो कुछ बुक्स में नॉर्थ ईस्टर्न भी लिखा हुआ है, तो आप भी इसको नॉर्थ ईस्टर्न ही मान के चलें। मैप के अंदर हालांकि थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट दिखाया हुआ है। तो मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मलावी, ठीक है, यहाँ पे जाके इसने हिट किया था, और बहुत खतरनाक रहा, नो डाउट। तो ये लगातार रैपिड इंटेंसिफिकेशन इसके अंदर होता रहा। रैपिड इंटेंसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब 24 आवर्स के अंदर अंदर जो विंड की स्पीड है वो 56 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो जाती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रैपिड इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको, प्रीलिम्स में आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है। द लॉन्ग लाइफ ऑफ द रिसेंट साइक्लोन सच एज द फ्रेडी एंड द फेनी इन बे ऑफ बंगाल इन 20
एंड 19। तो जो फेनी आया था 2019 के अंदर भी, वो भी काफ़ी समय तक रहा, 2 हफ्ते तक लगभग रहा वो, लेकिन 36 डेज ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए साइक्लोन का फंक्शन क्या होता है, रेन का फंक्शन क्या होता है, विंड चलती है उसका फंक्शन क्या होता है, थंडर का फंक्शन क्या होता है, सबका अल्टीमेट पर्पज एक ही होता है, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना। मॉनसून का पर्पज क्या है, वो भी तो एनर्जी उठाती है ना मॉइस्चर की फॉर्म में इंडियन ओशन से, उसको आके इंडिया के ऊपर जो है वो डंप कर देती है, वो भी तो एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। तो एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से क्लाइमेट में सब कुछ हो रहा है। तो ये जो साइक्लोन होते हैं वो विंड की स्पीड के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू, थंडर के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत सारी एनर्जी फ्रॉम द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ मोजाम्बिक, मेडागास्कर, वहां पे ट्रांसफर हुई। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। हेलो ऑर्बिट क्या है, हेलो ऑर्बिट आपको बता चलता हूं। तो अभी इसरो ने ये कहा है कि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट, इसने अपनी पहलो हेलो ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया है। ये क्या होगा कि मैं बताता हूं। देखिए अर्थ और सन, देखिए हमारा जो सन है, ठीक है, मतलब सन सूर्य की मैं बात कर रहा हूं, ये हमारी अर्थ है। सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है 1 ईयर के अंदर में। तो उस दौरान अब देखिए सन जो है वो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहा है, ऐसे ही अर्थ भी सन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है अर्थ और सन के बीच में जहां पे दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो अगर आप किसी सैटेलाइट को यहां पे सेटअप कर देते हो, इसका मतलब वो फिक्स पोजीशन पे रहता है, तो उसको बार बार एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है ऑर्बिट में बने रहने के लिए, तो एक जगह पे खड़ा रहता है। उसी पॉइंट को बोलते हैं लैंग्रेन पॉइंट। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ऐसे हमारे पास 5 लैंग्रेन पॉइंट होते हैं। उनमें से जो एक लैंग्रेन पॉइंट है जिसे बोलते हैं L1 पॉइंट, वहां पे हम लोगों ने आदित्य 1 स्पेस क्राफ्ट को सेटअप किया है, विच इज 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इसका यह बेनिफिट होता है कि इसमें ना डिस्टरबेंस नहीं होती, किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं होती, यानी कि जो सोलर एक्लिप्स होते हैं उनकी डिस्टरबेंस नहीं होती है। तो ये मून सन को 24 घंटे 24 आवर्स ऑल द टाइम ऑब्जर्व कर सकता है बिना किसी डिस्टरबेंस के, और हमें बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग भी कर सकता है। तो आदित्य 1 मिशन का बेसिकली पर्पज यही है। ये एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है, लैंग्रेन L1 पॉइंट के ऊपर है, जो कि सन को ऑब्जर्व करती है, स्पेशली जो सन का कोरोना होता है उसका जो आउटर जो लाइटनिंग पार्ट होता है उसको ऑब्जर्व करके हमें यहाँ पे बताता है। क्योंकि सन बहुत डेंजरस रेडिएशंस निकालता है, गामा रेडिएशंस, एक्स रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, तो उनको स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो अर्थ के ऊपर स्टडी करने से अच्छा है कि आप उसको वहां पे स्टडी करें ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिल सके। तो ये हमारा L1 है, ठीक है, और अभी हमारा जो आदित्य वहां से गया तो इसका ऑर्बिट उसने जो है वो कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट वन। इतना आपको पता होना चाहिए। 2 सितंबर 2023 को हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था। जो लॉन्च व्हीकल था दैट वाज PSLV C57, इतना थोड़ा थोड़ा आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसी को बेसिकली हलो ऑर्बिट कहते हैं, जो कि हमारे लैंग्रेन पॉइंट के चारों तरफ होता है। इतना भी याद कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट बनने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एग्जाम के लिए, जनरल सी चीजें आपसे पूछता है। तो आई थिंक आज के 5 टॉपिक हम लोगों ने ठीक ठाक से डिस्कस कर लिए हैं, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को सभी बच्चे लाइक करें, दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर दें जिस समय भी आप देख रहे हो, और कोई फीडबैक है अगर आपका इंप्रूव करने का, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है तो इसमें इंप्रूवमेंट का काफ़ी स्कोप है, तो वो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।